बात बात में हंसते और हंसाते जय छनियारा से आइए देखते हैं एक मुलाकात। रास्ता ऐसा तय हो गया है कि पर्वत को भी मुझसे भय हो गया है। मुश्किलों ने बहुत राह रोकी पर मंजिल का सफर तय हो गया है। और जिन आंखों में पैदा होते ही लिखा गया था पराजय, वही पराजय आज घिस घिस कर जय हो गया है। नमस्कार, मैं आदिल खान आपका वीरेन स्टूडियो में स्वागत करता हूं। आज की जो शख्सियत जिनसे हम बात करने वाले हैं, जब मैंने उनके बारे में पढ़ा तो मुझे कुछ लाइंस याद आई। मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। फिजिकली डिसेबिलिटी से उभर कर अपने आप को एक स्टारडम की तरफ ले जाना, वो नाम है जय चनियारा। हम आज उनसे बात करते हैं। जय, आपका स्वागत है वीएनएम स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। और वीएनएम टीवी देखने वाले सभी दर्शकों को जय छनियारा का प्यारा प्यारा नमस्कार। करियर की शुरुआत, जैसे हम कहते हैं एक स्टार्टअप होता है जब एक करियर शुरू होता है, तो आपकी करियर की शुरुआत कैसे रही एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन? क्या ऐसा था, क्या कोई बैकग्राउंड में या ऐसा फैमिली में कोई था जो स्टैंड अप कॉमेडी करता था, या आप डायरेक्ट फर्स्ट रहे फैमिली में? नहीं सर, मेरी ज़िंदगी में तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि कोई मेरी फैमिली से स्टैंड अप कॉमेडी करता हो। लेकिन मुझे बचपन से शौक था कि मैं जब 6 साल का था तब मेरे दोनों पाँव का ऑपरेशन हुआ था अहमदाबाद। तो मैं मेरी मौसी के घर पे था। तो आप जानते हैं कि हमारे गुजरात में मकर संक्रांति का तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है। और तब मेरे परिवार वाले वहाँ पे आए हुए थे। अच्छा। तो मैं प्लास्टर में था, दोनों पैर मेरे प्लास्टर में थे और मुझे दर्द महसूस होता था बहुत बहुत ज़्यादा। तो तब मेरे परिवार ने मुझे एक चुटकुलों की कैसेट, उस ज़माने में आपको याद होगा कि ऑडियो कैसेट का ज़माना होता था, टेप्स चलती थी। तो मुझे एक चुटकुलों की कैसेट मेरे परिवार वालों ने ला कर दी। मैंने वो कैसेट सुनी, बड़ा अच्छा लगा मुझे। शाम को जब छोटे छोटे बच्चे मेरे साथ खेलने के लिए आए, मैंने जो सुबह सुनी थी वो पूरी की पूरी कैसेट उनके सामने रिपीट कर दी। बस तब से मेरे परिवार और सबको ऐसा लगा कि ये बच्चा, इसमें ज़रूर कुछ टैलेंट है और ये इस लाइन में जा सकता है आगे। तो मैंने इस करियर में अपना पहला कदम रखा। ये बहुत अच्छी बात है। और आपने एक और चीज़ कही कि आपने वो ऑडियो टेप जो था वो सारा का सारा सुना दिया अपने फ्रेंड्स को। मतलब इसका मतलब है आपकी मेमोरी बहुत शार्प है। हमेशा से कहते हैं और कहते आए हैं बड़े बुजुर्ग के जब ऊपर वाला एक दरवाज़ा बंद करता है तो 1000 दरवाजे खोल देता है। तो जब एक डिसेबिलिटी देने के बाद में भगवान ने उन्हें एक ऐसी चीज़ दी, शार्प मेमोरी, विटिनेस उनके अंदर। तो विटिनेस से मैं आपका मेरा नेक्स्ट सवाल है कि आपकी बहुत शार्प मेमोरी है, ऐसा लोग कहते हैं जी। तो ये शार्प मेमोरी का कारण क्या है? ये क्या गॉड गिफ्टेड है या? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ऊपर वाले मालिक की एक दुआएं हैं जी। और मैं बहुत शार्प मेमोरी है मेरी। और अगर आप मुझे 10 साल बाद भी मिलोगे तो मैं आपका नाम याद रखूंगा। अरे वाह। ये ऊपर वाले की एक इनायत है मुझ पे। जब आप 6 साल के थे तब आपने पहला परफॉर्मेंस दिया था, तो तब से लेके अब तक 23 साल की उम्र तक आपने कई सारे शोज, कई सारे इवेंट्स जो किए, तो वो सक्सेस का जो दौर था वो कैसा रहा? सक्सेस का दौर मेरे लिए बहुत बहुत अच्छा लगा और मैं मालिक का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे ये चीज़ दी। और मैं इतना मुझे प्यार मिला लोगों का, इतनी मोहब्बत मिली तब से लेकर के आज तक कि मैं लफ्ज़ों में उसको नहीं कर सकता भैया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ लोगों का कि जब जय छनियारा कुछ नहीं था तब फैंस ने उसको जय छनियारा बनाया। जी बिल्कुल सही। और आज जय छनियारा जो कुछ भी अपने फैंस की बदौलत है। अब इतनी सारी सीरियस बातें हो गई, मतलब जय छनियारा जिसके लिए जाने जाते हैं जी, वो क्यों ना हमारे बड़ौदा के, हमारी जो ऑडियंस है, कुछ हो जाए। मैं बड़ौदा आया हूँ तो यहाँ से नज़दीक तो अहमदाबाद पड़ता है। अच्छा। तो मैं अहमदाबाद की कुछ बात करना चाहूँगा। अहमदाबाद, बॉम्बे, सूरत, बड़ौदा और अहमदाबाद, ये तीनों चीज़ों का मैंने सैंपल निकाला है। और वो इस तरह से निकला है कि जो आदमी चालू गाड़ी में चढ़ जाए उतर जाए वो बॉम्बे वाला। अच्छा। पता ही नहीं चलता कब चढ़ गया कब उतर गया, हमें सोचना पड़ता है। गाड़ी खड़ी रहे उसके बाद उतरे वो वडोदरा और सूरत वाला, लेकिन गाड़ी खड़ी रहे उसके बाद पूरा डिब्बा चेक करके उतरे वो अहमदाबादी। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और एक ऐसा सवाल जो शायद
आपसे कई बार लोगों ने पूछा होगा, जी, और बिल्कुल। ये पूरा जो जैज से जय चनियारा का जो एक दौर था, और उसके बीच में आपको कई सारे लोग ऐसे मिले होंगे जिन्होंने शायद आपके साथ डिफरेंशिएट किया हो, या मतलब एज इन एक नॉर्मल इंसान और एक फिजिकली डिसेबिलिटी होना, तो कई सारे लोगों ने ऐसा किया होगा, तो वो फेस कैसा रहा? वो जी, मेरे साथ ये हुआ था जी। कि जब मेरे साथ ये चीज़ हुई, प्रॉब्लम हुई, जी तो जब कुछ लोग मिलते हैं तो वो अच्छी नज़र से नहीं देखते, वो एक सिंपैथी से देखते हैं ओके कि अरे इस बेचारे को ये प्रॉब्लम है, ये है, वो है। लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। जी जब मेरे परिवार में से कोई उदास हो जाता था तो मैं कहता था कि मम्मी पापा चिंता मत करो, आज लोग ये कह रहे हैं लेकिन कल तुम्हारे बेटे को लोग एक अलग नाम से जानेंगे, अलग नाम से पहचानेंगे। ऐसी मैं ऊपर वाले से दुआ करता था और वो दुआ कबूल हुई आज। क्या बात है। और आज बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा कि वो दुआ कबूल हो चुकी है, और आप बिल्कुल एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ शायद कोई और नॉर्मल इंसान भी नहीं पहुँच सकता था। इतने अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन हैं आज आप, और ऊपर वाला आपको और तरक्की दे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि एक शो आपने किया शेखर सुमन और सिद्धू जी के साथ में एक शो किया, उसमें कई सारे बड़े बड़े कलाकारों के साथ में बहुत आपने बड़े काम बड़े किया, आर्टिस्ट, जैसे राजू श्रीवास्तव थे और बहुत सारे लोग थे, हमने वो शो देखा है। जी। तो वो उसके बारे में आप कुछ बताएं। वो दौर मेरा जिंदगी का सबसे खूबसूरत दौर था। क्या? वो आर्टिस्ट, वो कलाकार, वो मेरे दोस्त जिन्हें मैं आज भी भूल नहीं सकता। और जब हम साथ में काम करते थे तब हमने इतनी मस्ती की है जी। कि हम मॉल में घूमने जाते थे। कई लोग तो मेरे साथ रात को मुझे चिपक के सो जाते थे मेरे रूम में। तो ये मस्ती, ये दौर तो मैं कभी भूल नहीं सकता। और लाफ्टर चैलेंज ने मुझे असली जय छनियारा बनाया, मैं ये कहूँगा। ऐसा कोई इंसिडेंट या ऐसा कोई प्रैंक किया हो या ऐसा कुछ चीज़ हुई वो सेट पे उस दौरान? सेट पे एक बार ये हुआ था कि मुझे बहुत रात हो गई थी, देर बहुत हो गई थी शूट में। और मैं मुझे ज़्यादा देर बैठता हूँ तो बैक प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता। तो इतना प्यार करते थे लोग मुझे वहाँ पे, क्योंकि मैं सब कलाकारों के मामले में सबसे छोटा आर्टिस्ट मैं था। अच्छा उस समय में। अच्छा अच्छा। तो लोग मुझे इतना प्यार करते थे कि एक बार तो उनके डायरेक्टर ने देख लिया कि जय कब से बैठा है और शूटिंग में इतना टाइम लग रहा है, तो उन्होंने मेरे लिए स्पेशली सोफा मंगवाया कि आराम कर, तू सो जा, जब तेरा टाइम आएगा तब उठाएंगे तुझे हम लोग। शूटिंग के दौरान ही हुआ? जी बिल्कुल हुआ ये। को स्टार्स थे, साथ में काम कर रहे थे, उनके साथ कैसा एक तालमेल था उस टाइम पे? क्योंकि वो तो बड़े बड़े लोग हैं, पहले से स्टेबल थे और आप बिल्कुल नए। बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन एक इमेज ऐसी बन गई थी हमारी, एक स्टारडम ऐसा बन गया था कि जब वो स्टेज पर चढ़ते थे तो वो मेरी माँ के पैर छू के जाते थे, मम्मी आशीर्वाद देना। तो ये एक डाउन टू अर्थ इंसान की पहचान होती जी, कि आदमी चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, वो अगर अपनी इंसानियत ना छोड़े जी, तो वो बड़ा कलाकार बनता है। तो बड़ौदा आप घूमे होंगे? जी बिल्कुल, आए हैं। हाँ बिल्कुल आए। बड़ौदा आपको कैसा लगता है? बड़ौदा बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, लेकिन यहाँ के ऑटो वाले से मुझे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। फिर साइड देने का वो नहीं, पैर बाहर निकल के साइड देते हैं यार, मुड़ना कहीं पे, जाना कहीं पे। अभी बड़ौदा के मैंने ऑटो में देखा, एक ऑटो के पीछे लिखा हुआ था माँ का आशीर्वाद, तो मैं बड़ा खुश हो गया। तो मैं उसको खड़ा रखा ऑटो वाले को, मैंने कहा वाह धन्य है तुझे यार, धन्य है तेरे ऑटो को, तूने माँ का आशीर्वाद लिखा। बोला लिखना ही पड़ेगा ना, माँ का सोना बेचकर ऑटो लिया। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ाते हैं हमारा शो और वापस हमारी करियर की लिस्ट पे आते हैं और पूछते हैं कि अब इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ में आपने काम कर लिया है, अब आपकी फ्यूचर प्लान्स क्या है? अब कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप करना चाहते हैं? फ्यूचर प्लानिंग मेरी ये है कि बस मालिक की, ऊपर वाले की, फैंस की इतनी दुआ रहे तो मैं इसी तरह लोगों को हंसाता रहूं। और मेरी एक फील्ड है आगे, और मैंने दूसरा काम भी अभी शुरू किया है लाफ्टर के साथ साथ। जी। मैं मालिक की मेहरबानी से सिंगिंग बहुत अच्छी कर लेता हूँ। सुभान अल्लाह। तो आप सुनाए कुछ? और मैं एक ऐसे इंसान का फैन हूँ। आप बताइए सर, ईश्वर को कभी किसी ने देखा? साक्षात कभी महसूस किया उसको?
उसका कोई रूप नहीं, वो निराकार है। बिल्कुल। लेकिन एक ईश्वर रूपी आवाज़, एक ईश्वर रूपी फनकार और एक बहुत बड़ा इंसान मैंने देखा है। ईश्वर की आवाज़ जिसे मैं कहता हूँ वो रफ़ी साहब है। तो मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और 23 साल की उम्र में आजकल के यंगस्टर लोग तो 4 बोतल वोदका और ये सारे गाने सुनते हैं हनी सिंह के। लेकिन मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि मुझे रफ़ी साहब के अलावा कोई सिंगर नहीं पसंद, और मैं उन्हीं के गाने सुनता हूँ। तो जय, आपने अगर ये बात छेड़ी दी है सिंगिंग की कि आप रफ़ी साहब के इतने बड़े फ़ैन हैं, तो क्यों ना कुछ आप हमारे ऑडियंस के लिए सुनाएं। जी बिल्कुल। फिल्मी गाने तो आपने बहुत सारे सुने होंगे उनके, लेकिन उनका गैर फिल्मी एक गाना था, तो मैं वो 2 लाइन सुनाना चाहूँगा लोगों को, मुझे बहुत पसंद था। तो जय, आपने अगर ये बात छेड़ी दी है सिंगिंग की कि आप रफ़ी साहब के इतने बड़े फ़ैन हैं, तो क्यों ना कुछ आप हमारे ऑडियंस के लिए सुनाएं। जी बिल्कुल। मैं 2 लाइन, एक गैर फिल्मी गाना था रफ़ी साहब का, तो मैं वो सुनाना चाहूँगा लोगों को। मैं कब गाता मेरे स्वर में प्यार किसी का गाता है, प्यार किसी का गाता है, याद किसी की जब आती एक नया गीत बन जाता है, प्यार किसी का गाता है। मेरे पास नहीं कुछ अपना, जो है सभी पराया है, मेरा तन मन मेरा जीवन किसी और की छाया है, मैं तो हूँ एक तार छेड़ कर कोई मुझे बजाता है, प्यार किसी का गाता है। ब्लेस्ड है आप, ब्लेस्ड। सीरियसली मैं कहना चाहूँगा कि इतनी सारी आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं। एक और ब्रेक लेते हैं, और आपसे एक और जोक सुनते हैं, एक और कुछ ऐसी घटना सुनते हैं जो हमारे बड़ौदा के जनता के लिए आप सुनाना चाहेंगे। टीवी पे जब आप देखो, अभी टीवी का क्रेज है, अभी 21 जून को योगा दिवस गया कल। जी। आप सुबह टीवी खोल लो 5 बजे, तो 25 में से 20 चैनल तो ये बाबा लोग रोक के बैठे। आप देखिए, एक रामदेव जी महाराज आते हैं सुबह सुबह जी, आप उनको टीवी खोल लो सुबह सुबह, तो है कपालभाति। तो हम तो नहीं कर सकते जैसा वो करते हैं, अगर सांस बास अटक गई तो क्या होगा। अभी मैं ट्रेन में बड़ौदा आ रहा था तो देखा मैंने 2 लड़कियां नाखून घिस रही थी। तो मैंने कहा ये क्या कर रही है, बोले नाखून घिसते ना तो बाल बहुत अच्छे उगते। तो पास में एक बहन जी बैठी थी, उन्होंने मुंह पे रुमाल रखा था। मैंने कहा बहन जी सब घिस रहे हैं तो आप क्यों नहीं घिस रही। बोले क्या बताऊं बेटा, 6 महीने तक मैंने घिसा था, देखो मुझे निकल आई। मैं एक मेरी फेवरेट शख्सियत है अच्छा, राजनीति में जी, जिन्हें लालू जी के नाम से जानते हैं लोग। अच्छा, तो मैं उनकी बात जो मैंने लाफ्टर चैलेंज में भी की थी, जिनसे लोगों ने मुझे जय छनियारा बनाया, तो मैं वो बात कहना चाहूँगा आज। अभी लालू प्रसाद यादव ने तो मोदी साहब को कहा मुझे हिंदुस्तान का पीएम बनना है। अच्छा, मोदी साहब बोले मुझे और कोई टेंशन नहीं है क्या, आप ये नई बात कर रहे हो। बोले नहीं मुझे पीएम बनना है। मोदी साहब बोले इंग्लिश सीखना पड़ेगा। बोले मैं सीख लूँगा, आप मुझे चिट्ठी लिख दो बराक सर को। तो उन्होंने अमेरिका चिट्ठी लिख दी बराक सर कि इसको मैं भिजवा रहा हूँ, आप इंग्लिश सिखा देना। तो बराक ओबामा सर टेंशन में नहीं थे, तो उन्होंने हाँ बोला। 6 महीने तक सिखाया। 6 महीने के बाद मोदी साहब को ऐसा लगा कि लाओ मैं फ़ोन तो करूँ बराक सर को। तो अमेरिका फ़ोन किया, इंग्लिश में पूछा, कहने लगे व्हाट प्रोग्रेस अबाउट लालू। तो बराक सर ने फ़ोन में क्या कहा पता है, ये ससुरा इंग्लिश नहीं बोल पाएगा।
काफ़ी काफ़ी अच्छी बातें हुई जय, और हम चाहेंगे कि बड़ौदा शहर के लिए कुछ ऐसा मैसेज है या कुछ आप कहना चाहेंगे बड़ौदा शहर को, बड़ौदा शहर में आप हैं तो ऐसी कोई। मैं बड़ौदा ने मुझे बहुत चाहा सराहा, तो मैं उनको एक ही शेर कहना चाहूँगा। रास्ता ऐसा तय हो गया है कि पर्वत को भी मुझसे भय हो गया है। मुश्किलों ने बहुत राह रोकी पर मंजिल का सफर तय हो गया है। और जिन हाथों में पैदा होते ही लिखा गया था पराजय, वही पराजय आज घिस घिस कर जय हो गया। वाह क्या बात कही है। इन्हीं लाइंस के साथ मैं आपको छोड़े चला जाता हूँ कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार।